हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 1 से रिलेटेड कुछ और यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट के भी हैं, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम पेपर 1 के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लेने वाले हैं हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ पार्ट और डीबीएमएस का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। The project operator of a relational algebra creates a new table that has always। प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारा यूज होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम्स निकालते हैं, जो भी हमें प्रॉपर कॉलम्स या जो भी अप्रोप्रिएट कॉलम्स हमें चाहिए होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्शन यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी टेबल पे, ठीक है, तो वो एक नई टेबल क्रिएट करके आपको रिजल्ट में देती है, ठीक है ना। तो जो ये नई टेबल क्रिएट करके देती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या इस नई टेबल में ओरिजिनल टेबल से कॉलम ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ओरिजिनल टेबल में से तो जो कॉलम्स अवेलेबल है उनमें से वैल्यूज निकालो, तो ये तो ऑप्शन गलत है। क्या ज़्यादा रोज हो सकती हैं? ज़्यादा रोज भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन क्या करेगा, उन्हीं जो ओरिजिनल टेबल आपकी है उसके अंदर जितनी रोज अवेलेबल हैं उन्हीं में से या तो सेम दे देगा, ठीक है, और अगर प्रोजेक्शन के साथ सिलेक्शन आप लगा रहे हैं तो डिफरेंट हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो उतनी ही नंबर ऑफ रोज आपको रिटर्न करके दे देगा पर्टिकुलर कॉलम के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा रोज भी नहीं आती, सेम नंबर ऑफ रोज। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ रोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जबकि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर किसी टेबल में 3 कॉलम्स हैं, तो अगर मैंने पाई ए लिखा तो सिर्फ हमको सिर्फ ये ए कॉलम रिट्रीव करके देगा, या पाई बी लिखा तो सिर्फ बी कॉलम रिट्रीव करके देगा, या फिर पाई ए बी लिखा तो सिर्फ ए और बी कॉलम रिटर्न करके देगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है। क्या है? द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्टोर्ड इन द रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है एम्प्लॉय, जिसके अंदर इसके इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, नेम सेक्स है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नेम है। और एक एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है जहाँ पे क्या है, एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स इज इक्वल टू मेल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और हमें आउटपुट बताना है इसका, यानी कि ये जो क्वेरी है क्या आउटपुट देगी। तो देखो ऑप्शंस दे रखे हैं ना। सबसे पहले अगर एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप देखो कि आप कौन से ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। तो देखो इसमें एक कंडीशन तो देखिए, अगर आप देखें तो जो हमारी आउटर क्वेरी है उसके अंदर एक कंडीशन तो क्या लग रही है कि जेंडर जो है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। यानी कि हम कौन से डिपार्टमेंट नेम्स निकालने चाह रहे हैं, हम एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे डिपार्टमेंट्स नेम निकालना चाह रहे हैं जिसमें जो एम्प्लॉय है वो मेल होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप बाय तो हमें डिपार्टमेंट नेम करना ही है ना। यानी कि उन डिपार्टमेंट नेम्स को हम निकालना चाह रहे हैं जिनके मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आपके एवरेज सैलरी, जो एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एवरेज सैलरी है उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सी कंडीशन है जो तो कंपलसरी है कि आपका एज क्या होना, सॉरी सेक्स क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने मेल मेंशन कर रखा है क्या ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये तो गलत हो गया, इसमें कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं बताया कि मेल एम्प्लॉयज की सैलरी को हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एवरेज सैलरी लेस देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेल एम्प्लॉयज की सैलरी को हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इक्वल टू एवरेज सैलरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो तीनों में ही मेल कंडीशन को इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं किया है ना, रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन देखो, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज, हाँ तो देखो ये सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई कर रखा है, इन डिपार्टमेंट इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन अ फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद एन डिवाइसेस देयर आर, कितने फिजिकल चैनल्स होते हैं टू लिंक ऑल द डिवाइसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन माइनस 1/2। टोटल फिजिकल चैनल लिंक्स तो इतने अवेलेबल होते हैं, और अगर हर एक डिवाइस से अगर एन डिवाइसेस कनेक्टेड है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि एक डिवाइस जो है उसके लिए कितने लिंक्स चाहिए, तो कितने चाहिए होते हैं n-1। यानी कि अगर 10 डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस जो है 9 डिवाइसेस से कनेक्ट होगी, यानी कि 10-1। लेकिन अभी हमसे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स पूछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, n-1/2। नेक्स्ट देखिए, द बॉड रेट ऑफ अ सिग्नल इज 600 बॉड पर सेकेंड।
ठीक है। एंड ईच सिग्नल यूनिट इज कैरी 6 बिट्स। तो हमें बिट रेट बतानी है। तो देखो बिट रेट क्या होती है, कितने सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं और हर सिग्नल में कितनी बिट्स है। तो देखो आप कितने सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हो, 600, और हर सिग्नल कितनी बिट्स कंटेन करके रख रहा है, कैरी करके रख रहा है 6 बिट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3600। तो आपकी बिट रेट कितनी हो जाएगी, 3600 बिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर है, और इधर है हमारा फ्लो कंट्रोल, नोड टू नोड डिलीवरी एंड मेल सर्विसेज एंड राउटिंग। ठीक है, अब देखो मैंने आपको मैच द फॉलोइंग समझाया है। जो चीजें आपको श्योरिटी है पहले उन चीजों को आप मार्क करना स्टार्ट करो। हमें पता है कि नेटवर्क लेयर पे हमारी राउटिंग होती है। देखो ये बहुत कॉमन सा है क्योंकि ये मोस्टली सबको पता होता है कि राउटिंग हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, नेटवर्क लेयर पे। यानी बी का क्या होना चाहिए, 4। तो आप देखो बी का 4 एक तो बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। तो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, आपके ए वाला ऑप्शन हट जाएगा और आपका ऑप्शन चला जाएगा सी। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसमें से एक प्रोटोकॉल हमारा जो एसएमटीपी होता है वो मेल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर का क्या हो जाएगा, मेल सर्विसेज, यानी डी का क्या होना चाहिए, 3rd। अब आप देखो डी का 3rd कहाँ पे है, एक तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके अलावा आप देख भी सकते हैं डेटा लिंक लेयर क्या होता है, हॉप टू हॉप डिलीवरी या नोड टू नोड डिलीवरी होती है। तो इसका हो जाएगा 2, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम फ्लो कंट्रोल करवाते हैं। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम फ्लो कंट्रोल करवाने के लिए जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उस एल्गोरिथम का नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, an image is 1024 into 800 पिक्सल्स विथ 3 बाइट्स पर पिक्सल। क्या कह रहे हैं कि एक इमेज है और इमेज का डायमेंशन इन्होंने क्या दे रखा है हमको यहाँ पे 1024 इंटू 800 पिक्सल्स, यानी इतने तो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं और हर एक पिक्सल कितने बाइट्स कंटेन करके रख रहा है, 3 बाइट्स। तो हमारा टोटल इमेज का साइज कितना हो जाएगा, 1024 इंटू 800 इंटू, और हर एक पिक्सल 3 बाइट्स कंटेन करके रख रहा है तो 3 इंटू 8। ठीक है, और इसके अलावा क्या दे रखा है, इमेज जो है अनकम्प्रेस्ड है, मतलब ये इमेज हम, ये जो एक्चुअल इमेज है वही हम सेंड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कितना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा 10 Mbps स्पीड पे। तो बैंडविड्थ कितनी दे रखी है आपको, 10 Mbps। तो सिंपल क्या करना है, ट्रांसमिशन टाइम निकालना है। तो ट्रांसमिशन टाइम हमारा क्या होता है, जो भी हमारा साइज होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो इमेज का साइज हमको ये मिल ही गया, अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे बैंडविड्थ से जो कितनी है 10 Mbps। ठीक है, एम को कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁶, क्योंकि 10 मेगा हो जाएगी, है ना, मेगा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.966 सेकेंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इजी है, सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने आगे आपको पॉइंट्स लगा देने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.966 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्या है, द fill in the blanks दे रखा है, measures the relative strength of two signals or a signal at two different point। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डेसिबल। डेसिबल यूनिट जो होती है वो मेजर करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ को दो सिग्नल्स की, या फिर सिग्नल्स की दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने के काम में आती है आपकी डेसिबल। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज अ मल्टी ड्रॉप। तो देखो इसका आंसर है थिक कोएक्सियल केबल। अब मैं बताती हूँ इसमें मल्टी ड्रॉप का मतलब क्या होता है। मल्टी ड्रॉप का मतलब क्या है, अ मीडिया और केबल विथ मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड टू इट इन पैरेलल। मीन्स एक पैरेलल फॉर्म में जब मीडिया या केबल से मल्टीपल मशीन्स कनेक्ट होती है तो उसको कहा जाता है मल्टी ड्रॉप। ठीक है, तो जो थिक कोएक्सियल केबल होता है आपका, उसका शील्डिंग इफेक्ट जो है बेटर होता है आपके रादर देन आपके ट्विस्टेड पेयर से या फिर फाइबर ऑप्टिक से। ठीक है, इसलिए इसको हम मल्टी ड्रॉप में यूज लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका थिक कोएक्सियल केबल है ये जो है आपका मल्टी ड्रॉप मीडिया है, क्योंकि इसका एक तो शील्डिंग जो इफेक्ट है वो बेटर होता है आपके ट्विस्टेड पेयर से भी और फाइबर ऑप्टिक से भी। और मल्टी ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, एक मीडिया या केबल जिसके ऊपर मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड हो पैरेलल मोड में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बॉड रेट ऑफ द स्टैंडर्ड 10 Mbps ईथरनेट। ठीक है, अब देखो बॉड रेट ऐसे तो सब चीजों की हमें पता नहीं होती, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, ये आप इजीली निकाल सकते हो। ईथरनेट में कोडिंग कौन सी यूज होती है, हमें पता है ईथरनेट में कोडिंग हम कौन सी यूज करते हैं, मैनचेस्टर कोडिंग यूज करते हैं। ठीक है ना, और मैनचेस्टर कोडिंग के अंदर क्या होता है, आपके
जो 2 सिग्नल पीरियड्स होते हैं ना, वो सेंड किए जाते हैं हर एक बिट पे। एक बिट पे आपके कितने सिग्नल पीरियड सेंड किए जाते हैं? 2 सिग्नल पीरियड, ठीक है। तो आपकी अगर 10 एमबीपीएस की 10 एमबीपीएस ईथरनेट है, यानी कि इस पे कितने किए जाएंगे? 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10 किए जाएंगे, ठीक है। आपके सिग्नल्स तो कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर? 20 मेगावाट, ठीक है। मैनचेस्टर कोडिंग में क्या होता है, आपकी हाफ होती है ना, बीच में से आपके ट्रांजिशन स्टार्ट होता है मिडिल में से, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक बिट पे आपको 2 सिग्नल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है ना। 2 सिग्नल पीरियड्स आपके सेंड किए जाते हैं हर बिट पे। तो अगर 10 एमबीपीएस का ईथरनेट है तो आपकी बॉड रेट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 20 मेगावाट। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग: फॉरेन कीज, प्राइवेट की, इवेंट कंट्रोल एक्शन मॉडल एंड डेटा सिक्योरिटी। तो इसमें भी आप वापस से वही चीज कीजिए। देखो, फॉरेन की हमें पता है क्या होता है, टेबल की लिंकिंग के काम में आती है, और इसमें कौन सा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगता है? फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ए का ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2। तो आप पहले देखो कि ए कहाँ पर 2 में है। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 में, ये तो 1 से ही हमारा काम हो गया वैसे तो, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें, देखो इवेंट कंट्रोल एक्शन मॉडल, यानी कि अगर कोई इवेंट हैपन होता है तो उससे ऑटोमेटिकली एक एक्शन जनरेट होता है। तो ये किसका एग्जांपल है? आपका ट्रिगर का। और डेटा सिक्योरिटी से क्या रिलेटेड है? आपका एनक्रिप्शन, है ना। अगर डेटा को सिक्योर करना है तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेटा सिक्योरिटी का हो जाएगा एनक्रिप्शन। अब यहाँ पे इन्होंने एक दे रखा है प्राइवेट की। प्राइवेट की मुझे ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर ये रिलेशन आपको मिलता है तो, कि प्राइवेट की जो होती है वो डोमेन कंस्ट्रेंट से रिलेटेड होती है। अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ पे इससे बेटर अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है प्राइमरी की और एंटिटी कंस्ट्रेंट, अगर ये हमको दे देते तो। बट फिर भी अगर इसके लिए मुझे कोई भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिला है कि मैं आपको इस चीज से डिस्कस कर सकूं, बट अगर आप में से किसी को भी पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि सबको हेल्प हो सके। नेक्स्ट देखिए, गिवन कोड वर्ड इज यूज्ड, ठीक है ना। कोड वर्ड एक दे रखा है आपको, टू ट्रांसमिट विद द इवन पैरिटी चेक बिट, ठीक है। इवन पैरिटी चेक बिट यानी कि एक पैरिटी चेक बिट इसके साथ आप सेंड करोगे, तो ये कह रहा है कि एनकोडेड वर्ड, यानी कि जो आप ट्रांसमिट करोगे वो एनकोडेड वर्ड क्या होगा। तो देखो, इवन पैरिटी चेक बिट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोड वर्ड में इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी? 0, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट हो जाएगी 1। तो देखो, इतना कोड वर्ड तो एज इट इज ही सेंड होगा, ठीक है। तो देखो 1 1 0 0 0 1 0 1 0 तक तो एज इट इज सेंड होगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बिट और ऐड होगी यहाँ पे। वो एक्स्ट्रा बिट क्या होगी? आपकी पैरिटी बिट। और पैरिटी क्योंकि इवन टाइप की यूज हो रही है, तो आप बस यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ वंस है। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वंस है, तो इसको इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरिटी बिट को करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो ये आपका कोड वर्ड, एनकोडेड कोड वर्ड होगा, जो कि आपका ट्रांसमिट होगा रिसीवर साइड पे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मैच कर लीजिए, 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 एंड लास्ट में 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल यूजेस। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल का मतलब ये है कि अगर ये वाला, जैसे इसको हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से ही ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही नोड ट्रांसमिट कर पाएगा। यानी कि अगर ये ट्रांसमिट करेगा तो इसको वेट करना पड़ेगा, और अगर बी ट्रांसमिट करेगा तो ए को वेट करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके का प्रोटोकॉल होता है? हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे स्टॉप एंड वेट में होता है ना, कि जब सेंडर कोई बिट सेंड कर देता है तो वो वेट करता है जब तक कि एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। जैसे एक्नॉलेजमेंट आती है तो फिर सेंडर वापस से नई बिट को सेंड करता है। तो एक तरीके से किस मोड में चलते हैं? हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में। और इनको क्या बोलते हैं? बाइनरी सिमेट्रिक चैनल्स के अंदर यूज होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। देखो, हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है आपको। हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है? आपको जो भी बिट्स दे रखी हैं, ठीक है ना, जो भी दो कोड वर्ड्स दे रखे हैं, उन कोड वर्ड्स का आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है? एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और एक्सॉर करने के बाद जितने नंबर ऑफ वंस आपको मिलेंगे वो ही आपकी क्या हो जाएंगी? हैमिंग डिस्टेंस। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी। सिंपल है, आपको ये वाला नंबर लेना है, ये नंबर लेना है, इन दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन करवाना है। एक्सॉर आपको आई थिंक पता ही होगा, 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 और 1 1 इनइक्वालिटी ऑपरेटर होता है। यानी कि अगर दो बिट्स इनइक्वल है ना, तो आंसर क्या आएगा? 1, अदरवाइज आएगा 0। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा दोनों केस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट में जितने भी नंबर ऑफ वंस आएंगे आपके, वही आपकी क्या हो जाएगी? हैमिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, हिरारिकल टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, नेटवर्क भी होता है, रिलेशनल तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। सीक्वेंशियल टाइप का कोई डीबीएमएस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए,
मैनेजर सैलरी डिटेल्स आर टू बी हिडन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी कि जो एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है उसमें से हमने मैनेजर की जो सैलरी डिटेल्स है ना उसको हाइड कर रखा है। तो ये टेक्निक क्या हो गई, यानी कि एक्सटर्नल लेवल पे कोई अगर उस टेबल को देखेगा तो मैनेजर की जो सैलरी डिटेल है वो उसको नहीं रिप्रेजेंट होगी या नहीं शो होगी। तो ये हम क्या किस टाइप की हाइडिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट देखिए अ नेटवर्क स्कीमा, ठीक है। नेटवर्क स्कीमा क्या रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क स्कीमा आप ग्राफ समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है, यानी कि एंटिटी की एक वैल्यू, ठीक है, मैनी वैल्यूज दूसरे की मैनी वैल्यू से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, परमिट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए इफ d1 d2 dn आर डोमेन्स इन अ रिलेशनल मॉडल देन द रिलेशन इज अ टेबल विच इज अ सबसेट ऑफ। तो देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है कि d1 d2 dn जो है डोमेन्स है आपके रिलेशनल मॉडल में। अब इनसे अगर जो भी टेबल बनती है, ठीक है ना, वो टेबल किसका सबसेट होगी। तो हमें पता है कि हमें सबसे मैक्सिमम जितनी भी इम्पॉसिबल वैल्यूज है वो कैसे मिलती है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलती है। अगर हम एंटिटीज के बीच में, ठीक है, या डोमेन्स के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमको मिल जाएंगी। जैसे सपोज अगर इसमें 3 वैल्यूज हैं और इसमें 2 वैल्यूज हैं, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारे रिजल्टेंट टेबल में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो 6 आई है वैल्यूज, ठीक है, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल इसका सबसेट ही होंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही पूछा है कि जो डोमेन है किसका सबसेट होगा। तो ये सिंपल, अगर आप इन सबका कार्टेशियन प्रोडक्ट करा देते हो तो आपको क्या मिलेगी, एक ह्यूज टेबल मिलेगी और उसी ह्यूज टेबल के सबसेट्स होंगे इनकी टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट, यानी कि होस्ट के ऊपर जिसने भी रिक्वेस्ट करी थी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाने के लिए आपको कौन सा एड्रेस चाहिए होगा। तो ये काम क्या होता है, इसके लिए हमें कौन सा एड्रेस चाहिए होता है, पोर्ट एड्रेस। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है, यानी कि पर्टिकुलर जो आपकी कंप्यूटर है उस कंप्यूटर पर पर्टिकुलर किस प्रोसेस ने उसकी रिक्वेस्ट की थी, किस एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की थी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा एड्रेस यूज करते हैं, पोर्ट एड्रेस। नेक्स्ट देखिए इन अ सब्सटीट्यूशन अ कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट is always changed to the same character in the cipher text, यानी कि सपोज अगर प्लेन टेक्स्ट में a आ रहा है और इस a को हम चेंज कर रहे हैं सपोज c से, तो आपका कितनी भी बार a आ जाए प्लेन टेक्स्ट के अंदर, कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स a आ जाए, लेकिन वो हमेशा किससे आपका चेंज होगा, c से ही चेंज होगा। तो इस तरीके का साइफर आपका कहलाता है मोनो अल्फाबेटिक साइफर, ठीक है, मोनो अल्फाबेटिक साइफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इन क्लासफुल एड्रेसिंग द आईपी एड्रेस, तो ये क्वेश्चन तो आप ही बताएंगे, बहुत सारे हमने अब तो कर लिए हैं आईपी के क्वेश्चंस और बहुत सारी डिटेल में हमने डिस्कस किए कि आईपी के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ, आप कोशिश करना समझने की। क्या कह रहा है, हिरार्किकल राउटिंग है जिसके अंदर 4800 राउटर्स हैं। What region and cluster size should be chosen to minimize the size of routing table for a 3-layer hierarchy? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शंस देखो, है ना, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप क्लस्टर्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करें रीजन से और इनको मल्टीप्लाई करें राउटर से, तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, 4800 नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चारों ऑप्शंस को देखोगे तो चारों ही ऑप्शन में अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर आपको 4800 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से हम कोई भी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, कैंसिल तो कर नहीं सकते डायरेक्टली, है ना, क्योंकि सबकी ही मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू कितनी आ रही है, 4800 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि मिनिमाइज कर सके, हम राउटिंग टेबल की साइज को मिनिमाइज कर सके, इसका मतलब हमको क्लस्टर्स और रीजन को कम लेना है राउटर्स के साथ साथ, ठीक है ना। तो राउटर, रीजन और क्लस्टर की ऐसी वैल्यूज हमें लेनी है जिसकी वैल्यू कम से कम आए। तो सिंपल तरीका क्या है, आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू सबसे कम आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वैसे तो देखो सभी आंसर सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमाइज वाला सेलेक्ट करना है। तो मिनिमाइज वाला सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि क्लस्टर्स, रीजन्स और राउटर्स जो है कम से कम बनने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इनकी तीनों की वैल्यूज को अगर आप प्लस करेंगे तो जो भी ऑप्शन में वैल्यू कम होगी वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट का सम करके देखेंगे तो आएगा वैल्यू 52, सेकंड का करेंगे तो आएगा वैल्यू 50, थर्ड पे आएगा आपका 51 और फोर्थ पे आएगा आपका 49।
तो जो लास्ट ऑप्शन है ना वो सबसे कम वैल्यू दे रहा है, इसलिए हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे मिनिमाइज पूछा था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।